हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का लास्ट वाला पार्ट, मींस फोर्थ पार्ट। तो आज एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, हमने 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस की बात की, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंसिंग डिसीजन। बच्चे पूछ रहे हैं मैम आज का टॉपिक है कैसा, तो हमने कहा आज फिर पढ़ेंगे पैसा। चलिए, तो फाइनेंसिंग डिसीजन का कनेक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन? पहले, क्वांटम ऑफ फंड्स टू बी रेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। लॉन्ग टर्म सोर्स से हम कितना पैसा लेंगे, दिस इज कॉल्ड फाइनेंसिंग डिसीजन। इसका कनेक्शन कॉस्ट और रिस्क के साथ है। दिस डिसीजन डिटरमिन्स कॉस्ट एंड रिस्क। अगर ये लाइन आ जाए केस स्टडी में तो एकदम से समझ जाना, टॉकिंग अबाउट फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, हम लॉन्ग टर्म सोर्स से, कौन कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हम पैसा ले सकते हैं, इसके बारे में डिसीजन लिया जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन में। चलिए, अब इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, तो उसको समझने के लिए आइए आज के टॉपिक को हम डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले है हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कैपिटल स्ट्रक्चर, बिकॉज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट आपको कैपिटल स्ट्रक्चर से समझ आएगा। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स मिक्स बिटवीन ओन्ड फंड एंड बोरोड फंड। ओन्ड फंड मतलब इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा। वैसे ओन्ड फंड में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर नहीं आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिटेन्ड अर्निंग, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस सभी आ जाते हैं। ठीक है, और बोरोड फंड की जब हम बात करेंगे तो इसमें जितने भी लोन्स हैं वो सभी आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों में हम क्या कॉम्बिनेशन रखेंगे, क्या मिक्सचर बनाएंगे? अगर केस स्टडी के अंदर मिक्स या प्रोपोर्शन वर्ड यूज हो जाए और ओन फंड और बोरोड फंड की बात करें तो मिक्स बिटवीन ओन फंड और बोरोड फंड या मिक्स या प्रोपोर्शन वर्ड आ जाए तो इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर। चलिए, तो अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग जानने के बाद अब हम बात करते हैं कि हमें पैसा कौन से सोर्स से लेना चाहिए, कौन से ओन फंड से ज्यादा पैसा लेना चाहिए या बोरोड फंड का। आज का हमारा जो वीडियो नंबर 4 है, लास्ट पार्ट, पूरा इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि हमें किस सोर्स से पैसा ज्यादा लेना चाहिए, ओन फंड से या फिर बोरोड फंड से। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। अगर हम बोरोड फंड से पैसा लेते हैं तो उसका क्या पॉजिटिव रहता है? देखिए कि डेट इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ द कैपिटल। डेट जो है वो हमें बहुत चीप पड़ता है, सस्ता पड़ता है। क्यों सस्ता पड़ता है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि हमें सबसे पहले इंटरेस्ट पे करने के बाद हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। इसका मतलब जितना ज्यादा लोन लेंगे हमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा हम इंटरेस्ट पे करेंगे उतना हमें टैक्स की सेविंग हमारी ज्यादा होगी। ठीक है, हमारा टैक्स का फायदा होता है। अगर हम डेट वाले सोर्स पे जाएंगे तो हम टैक्स बहुत सारा बचा सकते हैं। ठीक है, ये तो इसका पॉजिटिव हो गया। और दूसरा एक रीजन और भी है कि डेट वाला जो पैसा है, डेट वालों ने कोई फाइनेंशियल बिजनेस का कोई रिस्क नहीं उठा रखा। सारा रिस्क, बिजनेस का रिस्क किसके ऊपर है? इक्विटी शेयर होल्डर का। तो इसलिए कंपनीज के ऊपर ये साइकोलॉजिकल प्रेशर रहता है कि वो डेट को इक्विटी के कंपैरिजन में रिटर्न्स कम दें। तो इक्विटी उनको कॉस्टली रहता है और डेट यानी लोन बोरोड फंड का पैसा उनको, कंपनीज को सस्ता पड़ता है। मेन रीजन इज टैक्स बेनिफिट। ओके, एंड अब देखते हैं कि फिर इसका मतलब क्लियर हो गया कि हमें डेट से पैसा लेना चाहिए? नहीं, इसका एक माइनस पॉइंट भी है। डेट से पैसा लेने पे कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल रिस्क? fear of creating default in the payment of interest obligation and principal amount। ठीक है, तो इस तरह से अगर कंपनी डेट के ऊपर इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट पे करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो लॉन्ग टर्म लेंडर्स जिन्होंने लोन दिया हुआ है, दे हैव द लीगल राइट टू टेक द कंपनी इनटू लिक्विडेशन। कंपनी को जाके कोर्ट में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करा सकते हैं। इसलिए भैया डेट से पैसा लेना सस्ता तो पड़ता है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर किसी वजह से इंटरेस्ट या प्रिंसिपल नहीं पे कर पाए तो ये तो हमारी कंपनी को बंद करा देंगे। ठीक है, तो दोनों के साथ प्लस और माइनस जुड़ा हुआ है। तो अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इसको स्टडी करते हैं। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसके लिए मैं एक वर्ड यूज करूंगी, कॉन्सेप्ट फाइनेंशियल लीवरेज।
फाइनेंशियल लीवरेज। बट लीवरेज का मतलब यहाँ पर है कि कंपनी कितना डेट यूज करती है। अब जो कंपनी ज्यादा डेट यूज करती हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में उनको हम कहते हैं हाई लीवर्ड, ओके, और जो कम यूज करती हैं उनको कहते हैं लो लीवर्ड। लीवरेज का मतलब ज्यादा डेट यूज करना, डेट कंपोनेंट यूज करना, ओके। अब ये डेट यूज करना कंपनी के लिए फेवरेबल रहेगा या अनफेवरेबल रहेगा, उसके लिए हमें दो टेबल समझनी पड़ेंगे, और जो फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज होगा उसको हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहते हैं। तो आइए पहले हम न्यूमेरिकल समझते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने दो कंपनीज का एग्जांपल लिया, पहले कंपनी एक्स लिमिटेड है, उसे 30 लाख रुपीस की टोटल कैपिटल चाहिए थी। उसने फर्स्ट सिचुएशन में 30 लाख की कैपिटल में 30 लाख शेयर्स इशू कर दिए, ओन फंड और लोन लिया ही नहीं। दूसरी सिचुएशन में उसने कंपनी ने क्या किया, 10 लाख का शेयर्स ओन फंड से लिया कैपिटल और 20 लाख रुपीस का उसने लोन यूज किया। टोटल कंपनी ने 30 लाख लिया। अब हमने यहाँ पे एक्स लिमिटेड में अज्यूम किया कि कंपनी को 4 लाख रुपीस के प्रॉफिट हुए बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अकाउंट्स में आप पी वर्ड यूज करते हैं, बिजनेस स्टडीज में ई वर्ड यूज करते हैं, बात एक ही है अर्निंग्स, और वहां पे अकाउंट्स में हम प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कंपनी का कितना रहा, 4 लाख रुपीस, दोनों सिचुएशन में हमने लिया। और यहाँ पे कंपनी ने क्योंकि डेट यूज नहीं किया तो कंपनी को इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ा, नील। और यहाँ पर इस सिचुएशन में कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ा 2 लाख। 20 लाख का लोन लिया, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अज्यूम की, तो 2 लाख रुपीस का इंटरेस्ट पे किया। उसके बाद अर्निंग बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट। अब गवर्नमेंट को टैक्स देने की बारी है, तो हमारी अर्निंग्स कितनी है, क्योंकि जो टैक्स इज ऑलवेज चार्ज ऑन अर्निंग ईबीटी। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट। जो प्रॉफिट आया उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स लिया। सपोज आवर टैक्स रेट इज 30%, तो 4 लाख का 30%, 1,20,000 हमने टैक्स पे किया। इधर हमारे पास 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट है तो हमने टैक्स दिया 60,000 का। अब हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आया, 4 लाख में से 120 माइनस किया 280, और यहाँ पे 140 का आया। और उसके बाद अब कंपनी की ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखेंगे। अर्निंग पर शेयर कंपनी की कितनी है, जितनी ईपीएस हाई होगी उतनी शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, तो ईपीएस हाई जाना बहुत जरूरी है। तो अब देखिए इस केस में अब कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर, कंपनी ने पैसा तो दोनों में ही 30 लाख यूज किया था, इस केस में पूरा 30 लाख शेयर होल्डर से ले लिया था, ओन फंड वालों से। तो इसका मतलब हमने यहाँ एज्यूम किया है कि हमारा एक शेयर जो है वो 10 रुपीज का है, एक शेयर 10 रुपीज का है। इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 लाख, और 3 लाख शेयर्स के अगेंस्ट कंपनी के पास देने के लिए कितना प्रॉफिट है, और आप टैक्स देने के बाद 2,80,000। इसमें हम अज्यूम करके चल रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, हम अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, इतना ही रिक्वायर्ड है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो 2,80,000 को जब हम 3 लाख रुपीज से डिवाइड करेंगे, ये ईपीएस का फॉर्मूला मैंने लिखा है, तो हमारी ईपीएस आएगी 93 पैसा, ओके। और इस सिचुएशन में 1,40,000 बचे, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर है कितने, 10 लाख ही तो लिया है, 10 रुपीज का एक शेयर है, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 1 लाख। तो 1,40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो इसमें आपका 1 रुपी 40 पैसा का ईपीएस आया। अब जस्ट इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने डेट यूज किया तो कंपनी का ईपीएस इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये इसको हम बोलेंगे फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज, ओके स्टूडेंट्स। फेवरेबल फाइनेंस के डेट कंपोनेंट यूज करने से कंपनी की ईपीएस इंक्रीज हो गई, और फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज को हम बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारा इसमें ईपीएस इंक्रीज हो रहा है। आइए अब इसके साथ दूसरी वाई लिमिटेड कंपनी देखते हैं। एवरीथिंग इज सेम, एवरीथिंग, हर चीज हमने सेम लिया है, बस उस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो हमने रिज्यूम कर ली है 2 लाख रुपीस। इस कंपनी को 4 लाख रुपीस की अर्निंग हुई 30 लाख रुपीस लगा के, और इस कंपनी को 2 लाख रुपीस की अर्निंग हुई। तो इस केस में कंपनी को 2 लाख, कंपनी ने डेट यूज नहीं किया, तो जब आप सेम फॉर्मूला से आप देखिए 2 लाख के ऊपर कंपनी ने सबसे पहले कंपनी ने इंटरेस्ट पे नहीं किया, यहाँ कंपनी ने 2 लाख का इंटरेस्ट पे कर दिया। तो 2 लाख में से जब इंटरेस्ट पे नहीं किया तो उसको कितना ईबीटी कितना हुआ, कंपनी का ईबीटी कितना आया 2 लाख, और यहाँ पर कंपनी की ईबीटी खत्म हो गई, 2 लाख में से 2 लाख इंटरेस्ट चला गया, नील हो गया। और यहाँ पे गवर्नमेंट को 60,000 का 30% के हिसाब से टैक्स पे किया। यहाँ पे इनके पास टैक्स के लिए कुछ है ही नहीं पे करने के लिए। यहाँ पे इनके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचा, 1,40,000, और यहाँ पर कुछ है ही नहीं तो सब नील ही रहेगा, इनकी तो ईपीएस भी नील ही आएगी। और अब इधर देखिए
इनको 1,40,000 को ईपीएस निकालने के लिए, क्योंकि इस सिचुएशन में 3 लाख शेयर्स हैं फर्स्ट सिचुएशन में, क्योंकि डेट यूज ही नहीं किया था। 30 लाख 10 रुपीज के हिसाब से 30 लाख रुपीज लिया, एक शेयर 10 रुपीज का, तो नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 3 लाख। तो 1,40,000 3 लाख से डिवाइड किया तो हमारा ईपीएस कितना आया, 47 पैसा। तो ये कंपनी जब डेट यूज करती है तो इसका ईपीएस नील हो जाता है, डेट यूज नहीं करती तो इसका ईपीएस ये रहता है। तो अब समझ आया, ये एक्स लिमिटेड कंपनी डेट यूज करती है, ईपीएस बढ़ता है, वाई लिमिटेड डेट यूज करती है, ईपीएस गिरता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि हमें इसके लिए आरओआई देखनी पड़ेगी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या रहता है स्टूडेंट्स? EBIT अपॉन टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, मतलब टोटल कैपिटल जितनी लगाई उसके ऊपर अर्निंग कितनी है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देखिए जो एक्स लिमिटेड कंपनी है बिजनेस में 30 लाख रुपीस लगा रही है दोनों सिचुएशंस में, और अर्न प्रॉफिट कितना अर्न कर रही है, 4 लाख रुपीस दोनों सिचुएशंस में। तो 30 लाख के अगेंस्ट कंपनी 4 लाख अर्न कर रही है, तो 100 के अगेंस्ट 4 लाख अपॉन 30 लाख इंटू 100, कंपनी 13 रुपीज 33 पैसा अर्न करती है, और इंटरेस्ट कितना पे कर रही है कंपनी, 10%। तो क्लियर हो गया। कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है स्टूडेंट्स, इस केस में देखिए एक्स लिमिटेड 13.33% कमाती है और 10% इंटरेस्ट पे कर देती है। हर 100 रुपीज के ऊपर कंपनी 3 रुपीज 33 पैसा बचा लेती है। मींस कंपनी को डेट लेने से फायदा होता जा रहा है, ईपीएस बढ़ रही है। और वाई लिमिटेड कंपनी क्या कर रही है कि उसकी आरओआई आ रही है 6.67, कंपनी अर्न तो कर रही है, कमा तो रही है 6.67%, इंटरेस्ट पे कर रही है कंपनी 10%, तो कंपनी की आरओआई इज लेस देन इंटरेस्ट है। तो यहां पर कंपनी के लिए एक अनफेवरेबल डेट लेना कंपनी के लिए एडवाइजेबल नहीं है। तो इसका मतलब अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज इसे हम कहेंगे। व्हाट इज द कंक्लूजन कि इफ आरओआई इज ग्रेटर देन इंटरेस्ट रेट, डेट से ईपीएस बढ़ेगी। इफ आरओआई इज लेस देन इंटरेस्ट रेट, देन आपकी ईपीएस फॉल करेगी। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, दिस इज द कंक्लूजन कि हमारे को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जो फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज है दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। कि डेट डेफिनेशन एक बार बता दूंगी, इंक्रीज इन ईपीएस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेट। डेट कंपोनेंट यूज करके अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर की ईपीएस को इंक्रीज कर रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड फेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।